अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज तीसरा दिन था, लेकिन तूफ़ान की तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया था। वही तेज़ हवाएं, वही तूफ़ानी बर्फ़बारी, वही दहशतनाक माहौल। आज तो कुछ यूँ लगता था जैसे तूफ़ान ने दुनिया से बदला लेने की ठान ली हो। सर्दी की शिद्दत से ज़मीन कांपती सी महसूस हो रही थी। सूरज कई दिनों से निकला नहीं था। हर तरफ अंधेरे का राज था, जिसमें दिन रात का फ़र्क ही ख़त्म हो गया था। सिर्फ घड़ी कुछ मदद कर सकती थी, लेकिन फिर भी ये बताना मुश्किल था कि इस वक्त दिन के 10 बजे हैं या रात के। मैं खामोशी से बैठा अलाव में भड़कते शोलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शोले ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हों। हवा का हर ठंडा झोंका उनको सहमा देता, लेकिन फिर कहीं कोई सूखी लकड़ी चटकती और शोले बुलंद होने लगते। मेरे सीने में भी एक आग भड़क रही थी, नफ़रत की आग, इंसान से नफ़रत। जब से मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया था, मेरा इंसान पर से भरोसा उठ गया था। मुझे मोहब्बत एक झूठी चीज़ नज़र आती थी। वो मोहब्बत ही क्या जो इंसान की ज़िंदगी में इस कदर कड़वाहट भर दे। मैं शहर से दूर इस वीराने में कई सालों से रह रहा था ताकि मुझे इंसानी साया तक नज़र ना आए, लेकिन शायद मेरे दिल में मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे खुद से प्यार था, अपनी यादों से प्यार था। मैं जीना चाहता था। मेरी हालत इस जलते अलाव की तरह थी जिसके सीने में शोले भड़क रहे हों। तूफ़ान की ठंडी हवाओं और शोलों में एक जंग जारी थी, जैसे ये मोहब्बत और नफ़रत की जंग थी। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और मैं कांप गया, लेकिन साथ ही मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। एक बार फिर तूफ़ान का ज़ोर हुआ और हवा की लहर मुझ तक पहुँची, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल साफ किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे दूर दूर कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की कि दिल को समझाऊं कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है। भला इस वक्त इस भयानक तूफ़ान में कौन इस वीराने में आने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि इस बार बहुत साफ एक दर्द भरी आवाज़ मुझे लर्ज़ा गई। मैं बेखुदी के से आलम में उठा और अपनी कैबिन की खिड़की खोल दी। एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका मुझसे टकराया। अलाव में लपकते शोले कांपने लगे और मैं अभी उन शोलों को देख ही रहा था कि मुझे फिर कहीं दूर किसी की दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। जाने मुझे इस आवाज़ में ऐसा क्या खिंचाव महसूस हुआ कि तूफ़ान के भयानक तेवरों से लापरवाह होकर ओवरकोट में लिपटा कैबिन से बाहर निकल आया। चारों तरफ बर्फ़ में मौत की सी सफ़ेदी छाई हुई थी। तूफ़ानी हवाएं अपनी तेज़ी और शोर से माहौल में वहशत फैला रही थीं। दाहिनी तरफ से हवाओं को चीरती वो आवाज़ मेरे कानों से फिर टकराई। जाने क्यों मुझसे नहीं रहा गया और मैं उस आवाज़ की तरफ चल पड़ा। मुझे लगा जैसे मैं जिंदा मौत की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इस आवाज़ के खिंचाव ने मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। बर्फ़ इस कदर थी कि मुश्किल से ही चला जा रहा था, लेकिन अब मैं हर तूफ़ान से लड़ने का आदी हो चुका था। मैं चलता गया, चलता ही गया, उस दर्द से भरी लेकिन सुरीली आवाज़ की तरफ जो अब थोड़ी थोड़ी देर से सुनाई पड़ रही थी। अचानक मुझे दूर कोई चीज़ नज़र आई जो बड़ी मुश्किल से पहचानी जा सकती थी। मैं कुछ और करीब गया तो मुझे दो बहुत ही दर्द में डूबी आंखें नज़र आईं। उन आँखों की मालिक एक बहुत ही हसीन लड़की थी जो बर्फ़ का लबादा ओढ़े सहमी सहमी सी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे बहुत हैरानी थी कि इस तूफ़ान में ये तूफ़ान कहाँ से आया, लेकिन लड़की की परेशान नज़रें देखकर मैं चुप रहा। उसके होठ हिले, लेकिन तूफ़ान की तेज़ी की वजह से उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पाई और मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं और करीब आ गया और हवा में तैरते हुए उसके अल्फाज शब्द मेरे कानों से टकराए। मेरी मदद कीजिए,
खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए, खुदा के लिए। और उसकी आवाज़ घुट सी गई। देखिए, तूफान बहुत तेज़ है और आपका यहाँ और रुकना ख़तरनाक है। चलिए मेरे कैबिन में चलिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैंने उसको समझाया। नहीं नहीं, वो मर जाएंगे। देखिए, उस पहाड़ी की दाहिनी तरफ जो चट्टान नज़र आ रही है, वहीं वो पड़े हैं। मैं खुद ही आपके कैबिन में चली जाऊंगी। खुदा के लिए जल्दी जाइए, उन्हें बचा लीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखें फरियाद कर रही थीं। मैं उसे कैबिन की तरफ जाता देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिधर लड़की ने इशारा किया था। रास्ता बहुत कठिन था और मुझे खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तूफान जैसे आज अपनी हर हसरत निकाल लेना चाहता था। बर्फ़बारी और तेज़ हो गई थी। मौत नाच रही थी। वहशत पूरी दुनिया को अपने आगोश में समेट रही थी। मैं तूफ़ान से मुकाबला करता हुआ उस चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। मुझे तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ये लड़की कौन है? और तूफ़ान का उस पर बिल्कुल कोई असर ही नहीं था। शायद उसके दिल में मोहब्बत की आग लगी थी, अपने महबूब के लिए उमड़ती हुई मोहब्बत, जिसकी गर्मी तूफ़ान पर भी हावी थी। मुझे ख्याल आया कि मैं तो इंसान से नफ़रत करता हूँ, फिर क्यों एक इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालूं? मुझे तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, फिर क्यों एक लड़की की खातिर मौत को आवाज़ दूं? एक लड़की की खातिर, उस औरत ज़ात की खातिर जिसने तेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर कर दी, जिसने मोहब्बत का ख्वाब दिखाकर तुझे इन तूफ़ानों में झोंक दिया। मोहब्बत कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा है, फरेब है। लौट जा। मेरे दिमाग ने मुझे समझाया। नहीं नहीं, उस लड़की की आंखों में किसी का प्यार था, उसकी आवाज़ में दर्द था अपने महबूब के लिए। वो कौन सी ताकत थी जो उसको इस तूफ़ानी रात में मेरे कैबिन तक ले आई? क्या वो मोहब्बत की ताकत थी? मेरे दिल की आवाज़ दिमाग में हथौड़े से चलाने लगी। ख़यालों में उलझता और तूफ़ान से टकराता मैं आखिरकार उस चट्टान तक पहुंच गया। पहले तो मुझे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आई जो हवाओं में फैल रही थी। अचानक मेरे पैरों में कोई सख्त सी चीज़ टकराई। मैंने फ़ौरन उस जगह की बर्फ़ हटानी शुरू कर दी। कुछ देर में ही मेरे हाथ किसी इंसानी जिस्म से टकरा रहे थे जो बर्फ़ में सो रहा था। वो एक नौजवान था जिसकी सांस अब भी रुक रुक कर चल रही थी। मैंने पूरी ताकत से उसके ठंडे जिस्म को अपने बाजुओं में उठा लिया। मेरे पैर डगमगा गए, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे तरस आ गया और उसे कंधे पर लाद कर अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम डगमगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से बर्फ़ में खींचता हुआ आगे बढ़ता रहा। मेरे ख्यालों में वही लड़की आ रही थी। उसका पीला सा चेहरा अपने महबूब को देखने के लिए बेचैन होगा। मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहा और मुझे तूफ़ान में चलने की ताकत मिलती रही। अब मुझे दूर अपना कैबिन नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें अंधेरा था। शायद अलाव बुझ गया होगा। शोले तूफ़ान की वजह से बुझ गए होंगे, लेकिन क्यों? वो लड़की तो कैबिन में ही होगी ना। उसे आग की ज़रूरत नहीं। मैं धीरे धीरे कदम रखता कैबिन तक पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था और मौत की सी खामोशी छाई थी। मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन सिवाय मौत के से सन्नाटे के कुछ नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से अलाव रोशन किया और एक बार फिर गौर से हर कोने में देखा, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं था। शोले जल उठे थे। मैंने नौजवान को गर्म कपड़ों में लपेट दिया और उस मासूम तूफ़ान की यानी उस लड़की की खोज में कैबिन से बाहर निकल आया। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी और मैं था। हवा का जोर पड़ रहा था। हर तरफ दहशतनाक माहौल था।
अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। मैं काफ़ी देर तक तूफान में उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन मायूसी ही मेरे हाथ लगी और मैं हारकर कैबिन में लौट आया। नौजवान को होश आ गया था और वो अलाव को देख रहा था। मुझे उसने अजीब सी नज़रों से देखा, लेकिन शायद कमज़ोरी की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। मेरे दिल और दिमाग पर वो लड़की छाई हुई थी। वो आखिर कहाँ गई? कहीं मेरे कैबिन तक पहुँचने से पहले तूफान की भेंट तो नहीं चढ़ गई? मैंने कितनी बड़ी गलती की थी कि उसको अकेले ही कैबिन तक जाने दिया। मुझे लगा जैसे मैं एक मुजरिम हूँ जिसने उस नौजवान से उसकी ज़िंदगी छीन ली है। डरते डरते मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी महबूबा से कहा था कि वो यहीं रहे, लेकिन अफसोस कि वो न जाने कहाँ चली गई। नौजवान मेरी बात सुनकर अजीब वीरान वीरान नज़रों से मुझे देखने लगा। उसके होठों पर एक बेबस सी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत कोशिश के बाद उसके मुंह से अल्फाज निकले, आपने शालू को देखा था। और कुछ कहने की ताकत न होने से वो चुप हो गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। जी हाँ, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि वो कहाँ चली गई। मैंने बड़ी बेबसी से जवाब दिया। वो मुझे फिर उन्हीं मायूस नज़रों से देखने लगा। शोलों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। जज्बात का उतार चढ़ाव चेहरे पर साफ झलक रहा था। जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन एक बार फिर उसके होठ हिलने लगे और बहुत धीमी आवाज़ से वो कहने लगा, आप क्यों मुझे शालू की याद दिला रहे हैं? वो आपको कैसे मिल सकती है? उसको तो इन जालिम वादियों ने मुझसे छीन लिया। इस तूफान ने मेरी शालू को मुझसे अलग कर दिया, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। उसकी आंखों से आंसू के फव्वारे फूट पड़े। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से आपकी शालू को देखा है। उसी ने तो मुझे बताया कि आप चट्टान के पास पड़े हुए हैं। उसकी रिक्वेस्ट भरी बातें मेरे कानों में अब तक गूंज रही हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि वो जिंदा नहीं थी? मैंने हैरानी से उससे पूछा। मेरी बातों से वो हैरान हो गया और बेयकीनी से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी आस थी, पर अचानक कोई ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और वो मुझे घूरने लगा, जैसे मैंने उसका मजाक उड़ाया हो, जैसे मैंने ही उसकी शालू को उससे छीन लिया हो। अलाव की लाल रोशनी में वो कभी बुझता चिराग लगता, कभी भड़कता शोला। उसके होठ एक बार फिर कांपे और ऐसा लगा जैसे बहुत दूर से कोई बोल रहा हो। उसकी सांस फूल रही थी और अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। क्या आप मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे? आप तो मुझे मेरी शालू से छीन लाए, मेरी अपनी शालू जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकी और दम तोड़ चुकी थी। मैंने खुद अपने इन हाथों से चट्टान के पास उसको सुला दिया था। मैं खुद उसकी लाश को अपने जिस्म की गर्मी पहुंचाता मौत का इंतज़ार कर रहा था कि तुम जालिम, तुम मेरी शालू से मुझे छीन लाए। और फिर काफ़ी देर तक उसके सिर्फ होठ हिलते रहे, आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। मैं उठा और दीवानों की तरह बाहर की तरफ भागने लगा। मेरे सीने में एक तूफान उठ रहा था। मैं पागल हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। क्या वो शालू की आत्मा थी जो अपने महबूब को मरते नहीं देख सकी और मुझसे मदद लेने आई थी? क्या ये अनमिट मोहब्बत थी जो मौत के बाद भी शालू को नहीं मार सकी? शालू की मोहब्बत जिंदा रही अपने महबूब के लिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है?
मैं तो आत्माओं का कायल नहीं। मेरे कदम तेजी से उस चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे जहां से मैंने उस नौजवान को उठाया था। मुझे अब चलने में परेशानी नहीं हो रही थी। तूफान पहले से ज़्यादा तेज था, लेकिन वो मेरे दिल के तूफान से ज़्यादा नहीं था। मैं दौड़ रहा था, पागलों की तरह। बस नज़र उस चट्टान की तरफ थी जो पहले से जल्दी ही करीब आ गई। मैंने उस जगह को टटोला जहाँ से नौजवान को उठाया था, लेकिन बर्फ़ ही बर्फ़ उंगलियों से टकराई। मैंने उस जगह को हाथों से खोदना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियों से खून रिसने लगा। बर्फ़ हटती रही और हाथों की हरकत तेज़ हो गई। अचानक कोई सख्त चीज़ मेरे हाथों से टकराई। पूरी तरह बर्फ़ हटाई तो वही लड़की मेरे सामने सो रही थी, हमेशा की नींद में। मैं उसे देखता रहा, देखता ही रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें